साथियों, मेरा नाम अतुल सूद है। और आप सभी को पता है कि आज आप जब यहाँ हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं, ये एआईपीएफ का पहला कार्यक्रम है, जिस पर हम लोग सामूहिक सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे। जो कोविड और जो ये महामारी का जो ये दौर चल रहा है, इसमें श्रम और मजदूर की और पूंजी के जो बदलते संबंध हैं, जिस तरीके से उसको दोबारा से रचा जा रहा है, इन संबंधों को बदला जा रहा है। और इस बदलते हुए समय में बदलने के दौरान जो श्रमिक संगठन है और जो मजदूर संगठन है और हम सभी साथी जो श्रमिकों के अधिकारों की बात करते हैं, वो हम सब सामूहिक रूप से इस चुनौतियों का कैसे सामना करें। तो आज हम सभी लोग एआईपीएफ के सौजन्य से इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो महामारी है, इस महामारी के दौरान जो आर्थिक और सामाजिक चर्चा चल रही है, वो हमारे लिए क्या नई चुनौतियां, खासतौर से श्रमिकों के दृष्टिकोण से क्या नई चुनौतियां हमारे सामने रख रही है। अगर देखें हम कि ये बहुत ही एक विचित्र समय है जिसमें हम सब इस समय रह रहे हैं, और कई मायने में ये विचित्र है, कई रूपों में ये विचित्र है। एक तो यह है कि ये एक महामारी का दौर है, जिसमें इस समय दुनिया भर में ये कोविड महामारी के कारण हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं इसमें। लेकिन इस महामारी के समय भारत में कम से कम जो भी चर्चा हो रही है, वो चर्चा हेल्थ पॉलिसी को या सेहत की पॉलिसी को लेके नहीं है। बहुत कम चर्चा है जो सेहत और सेहत से संबंधित मामलों के ऊपर चर्चा हो रही है, बाकी सभी चीजों पे चर्चा हो रही है। हमें यह भी बताया जा रहा है आज के समय में कि लोगों को काम पे लाना और इस पेंडेमिक को या इस महामारी को संभालना, दोनों शायद आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए एक बड़ा एक थिन बैलेंस है, एक बहुत पतली दरार है जिसके ऊपर चलना पड़ेगा, जिससे कि हम इकोनॉमी को भी चलाते रहें और इस महामारी को भी संभालते रहें। और ये जो बहुत ही थिन लाइन है, इस थिन लाइन में सरकार चलने का प्रयास कर रही है। इसलिए हम लोग बहुत अधिक सवाल ना इकोनॉमी के बारे में पूछें और ना सेहत के बारे में पूछें। सरकार को किसी तरीके से ये थिन लाइन, ये जो पतला रास्ता है, इस पर चलने का मौका देते रहें। तीसरी बात यह कि जब इकोनॉमी की बात होती है, तो इकोनॉमी की बात में भी जो है वो जीडीपी की बात होती है, वो केक की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है, पर उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं होती। यानी इस समय कोई भी चर्चा इस पेंडेमिक के दौरान इस पर नहीं है कि ये जो गिरती हुई गति है आर्थिक प्रगति की, ये किस किस्म से अलग अलग समाज के लोगों को प्रभावित करेगी, इसके ऊपर चर्चा नहीं है। ये माना जा रहा है कि ये सबको सामूहिक, पहले हम इस पर चर्चा कर लें, इसके बारे में सोचें कि ये जीडीपी को कैसे बढ़ाना है, ग्रोथ की दर को कैसे बढ़ाना है, गति को कैसे संभालना है, और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल देखेंगे। लेकिन इस समय डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल ना खड़ा करें। ये भी बात हमें बताई जा रही है और समझाई जा रही है। मैं वो बातें कर रहा हूं कि जो इस समय मुख्य चर्चाएं हैं। वो एक और बात की जा रही है कि ये एबनॉर्मल टाइम्स हैं, ये एक ऐसे समय है क्योंकि ये महामारी का समय है। सो इसलिए इस समय हम बहुत ज्यादा अधिकारों की बात, खासतौर से श्रमिक अधिकारों की बात और इस किस्म की राजनीतिक बातें ना करें, बल्कि जो भी सरकार इस समय अनाउंसमेंट्स कर रही है और गरीबों के हक में जो अनाउंसमेंट कर रही है सपोजिटली, उन सबको सपोर्ट करें और सरकार की मदद करें, जिससे कि श्रमिक वर्ग और मजदूर वर्ग की बेहतरी हो सके। एक और बात हमें कही जा रही है कि अब जो हमारा समय है, इसमें किसी भी चीज को पास्ट से ना जोड़ा जाए। ये अद्भुत समय है, एक ऐसा समय है जब सब कुछ बदल गया है, और इसलिए किसी चीज को भी पास्ट से ना जोड़ा जाए और एक नए तरीके से, एक नए सिरे से सारी बातों को सोचने का प्रयास किया जाए। ये और बात है कि सरकार जब भी कोई बात कर रही है तो हर तरह की चीजों को जो बारे में जो बात कर रही है, चाहे वो श्रम कानून को लेकर हो या जो भी कुछ हो, तो वो कहती है कि जो पीछे का हमारे संग भार है, जो पीछे का हैंगओवर है,
उसको सुधारने की जरूरत है। तो सरकार तो पास्ट को जोड़ने के लिए हर भरसक प्रयास कर रही है और इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमें कहा जाता है कि हम ये संबंध इस प्रकार के ना बनाएं और हम ये स्वीकार करें कि इस समय जो चुनौतियां हैं इसको झेलने के लिए हमें एक तरीके से नई स्लेट पर, एक नई जमीन पर, नए कागज पर सारी बात को सोचना चाहिए। अब सवाल ये बनता है हमारे आगे, आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं इस महामारी और इस महामारी में जो पूंजी और श्रमिक के बदलते संबंध हैं और मजदूर संगठनों के आगे जो चुनौतियां हैं, जब हम इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं तो सवाल ये बनता है कि सरकार ऐसा हमें क्यों समझा रही है, या ऐसा प्रयास क्यों किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, या जो जो जिस तरह से ओपिनियन बनती है कि हम ये सारी जो 5-6 चीजें मैंने शुरू में कही, जिस तरीके से आज को हमें देखना चाहिए और जिस तरह से हमें आज की परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो ये जो ये इतिहास का एक नया विभाजन हमारे सामने खड़ा किया जा रहा है, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, कि ये प्री कोविड बातें थी, अब पोस्ट कोविड या कोविड के दौरान की बातें की जाए। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि जो सरकार है वो इस मौके का, और ये सब आप सबको मुझसे ज्यादा पता है कि सरकार इस मौके का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है, और इसका कारण है बहुत बड़ा कि जो कुछ वो पास्ट में नहीं कर पाई थी, और ना करने के बहुत सारे कारण थे, वो अपने बीच में राय नहीं बना सकी थी, या जो लोगों की, आम लोगों का जो रेजिस्टेंस थी बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, या जो सरकार जिस दृष्टिकोण से परिवर्तन करना चाहती थी उस दृष्टिकोण को जो चुनौती देने की सारी संभावनाएं थी, उनके कारण सरकार बहुत सारे बदलाव प्रयास करने के बावजूद असमर्थ थी। और 2014 के बाद हम देखें, चाहे वो लैंड के नियमों को लेकर देखें या लेबर के नियमों को देखें, या और भी बहुत सारे परिवर्तन जो करना चाहती थी, वो सारे परिवर्तन उसके पास एक करने का मौका है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये मेरा दृष्टिकोण जो अभी पिछले 4-5 बड़े फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किए हैं उसकी समझ से निकलता है, पर हमें ये भी पता है और हमें इसको बात को ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है, इस पार्टी का एक एक्सपीरियंस रहा है डिजास्टर्स को डील करने का, खास तौर से जो कच्छ में अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक के बाद जिस तरह से गुजरात में मूलभूत परिवर्तन किए गए, और खास तौर से वो मूलभूत परिवर्तन किए गए जो श्रम और पूंजी के संबंधों को नए आयाम पर ले गए, नए तरीके से उन संबंधों को रीऑर्गेनाइज किया। ये वही सरकार है जो राष्ट्रीय स्तर पर आज सत्ता में है, और ये उसके ऊपर बहुत अच्छे काम हुए हैं। मैं हमेशा कोट करता हूँ एडवर्ड सिमन्स का काम को, जिसने गुजरात में 8 साल रह के गुजरात के अर्थक्वेक का अध्ययन किया है, और वो उस अध्ययन से उसने ये स्थापित किया है कि सरकार का जो दृष्टिकोण रहा है उस समय, वो दृष्टिकोण यही रहा है कि ये जो किस किस्म का भी जो ये डिजास्टर आया है उसको एक मौके के तौर पे, जिसको नोएमी क्लाइन कहती है कि डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कैपिटल, वो उसमें संपूर्ण विश्वास रखती है। और वो जो अनुभव है कच्छ में परिवर्तन करने का, उसको अब राष्ट्रीय स्तर पर इम्प्लीमेंट करने की, उसको लागू करने का प्रयास कर रही है, उसी दृष्टिकोण को। तो इसलिए दोनों तरीके से ये बात कही जा सकती है, इस तरीके से भी कि अगर हम जो इस समय अनाउंसमेंट हुए हैं उसका रूप और स्वरूप देखें, या ये देखें कि ये सरकार का जो विश्वास रहा है और पास्ट के जो अनुभव है इस सरकार के संग किसी भी विपदा के समय किस किस्म से वो ये रिस्पॉन्ड करती है। दोनों तरीके से मुझे लगता है कि ये कहने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि, और या कोई डाउट होना चाहिए कि ये सरकार इस समय ये जो महामारी है इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एक संभावना के तौर पर, एक मौके के तौर पर इसका प्रयोग कर रही है, वो बातों को पूरा करने के लिए, वो चीजों को आगे ले जाने के लिए जो ये वैसे करना चाहती थी, लेकिन पहले भी करना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे कारणों से, और मुख्य तौर पे जो लोगों की चुनौती थी उस परिवर्तन को रोकने की या उसको रेजिस्ट करने की, उस चुनौती को महामारी के नाम पर क्योंकि संभालना आसान हो सकता है, और जो मैंने 6-7 बातें शुरू में कही कि जिस तरीके से महामारी और महामारी के समय जो संबंध, जो परिस्थितियां हैं उसमें हमें जो सोचने के लिए कहा जा रहा है, जिस तरीके से सोचने के लिए कहा जा रहा है, वो सोचने का तरीका ये समस्या को ओवरकम करता है, इस चुनौती को कम करता है, और वो परिवर्तन जो सरकारें करना चाहती हैं उनको आगे ले जाने में अधिक मौका देता है। एक बात जो बार बार कही जा रही है और जो बहुत मुझे कम से कम अजीब लगती है कि जो ये
अंतर्द्वंद पैदा किया जा रहा है, हमारी सेहत, प्रोटेक्टिंग आवर हेल्थ एंड सेविंग द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो हमें करना है वो ये संभावनाएं पैदा करता है कि हो सकता है कि हम इस समय कुछ चीजों में सेहत को उतना ध्यान ना रख सके या सेहत की चुनौतियों को सामने ना रख सके। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अजीब तरीके की चर्चा है और अजीब किस्म का विचार है। बिकॉज आज के समय में हम जब बात करते हैं तो मुख्य तौर पर जो मैंने बात पहले कही कि सबसे बड़ी हमारे पास जो चुनौती है वो साइज ऑफ द केक नहीं है, यानी ओवरऑल जीडीपी की जो ग्रोथ है उसका जो धीरे होना है, उसमें जो गिरावट है या उसका जो छोटा होना है, वो सबसे बड़ी समस्या नहीं है। जो वो तो विश्व स्तर पर हो रहा है, पर वो जो 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 जीडीपी में गिरावट है उसका विभाजन कैसे हो रहा है, ये मुख्य है सेहत की समस्या को लड़ने के लिए। यानी जो कोविड की चुनौतियां हैं, उस कोविड की चुनौतियों का सामना करने के लिए मुझे लगता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक हेल्थ के बीच का जो रिलेशनशिप है, ये सवाल मुख्य बनता है। लेकिन ये संबंध नहीं बताया जा रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि सेहत और आर्थिक सवाल अलग अलग सवाल है। ये इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि हम ये अगर मान लेते हैं जो जिस किस्म की सरकार हमें बात कह रही है, तो हम किसी किस्म का भी पब्लिक हेल्थ और जो ये पब्लिक हेल्थ में जो सारे इश्यूज आएंगे जो लॉकडाउन में भी आते हैं क्वारंटीन के ऊपर या सेहत की सुविधाओं को लेकर, और अगर लोगों के पास बेसिक आमदन हो और लोगों के पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो, लोगों के पास क्षमता हो इस सेहत की चुनौती को या कोविड से संबंधित जो चुनौतियां उसको पूरा करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कोविड की चुनौती भी बेहतर की जा सकती है। लेकिन ये संबंध हमें बताया जाता है कि हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल ना देखें, क्योंकि आर्थिक सवाल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल नहीं है। इसलिए आर्थिक और सेहत का सवाल अलग अलग सवाल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोविड के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो वो ये संदर्भ है कि भारत 117 कंट्रीज में 102वें नंबर पर था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये बात 2019 के आंकड़े हमें बताते हैं। तो यानी हिंदुस्तान 102वें नंबर पर 117 मुल्कों में था। उस समय का सर्वे ये भी बताता है हमें और उससे पहले का कि हिंदुस्तान में इस बात का कम से कम 1/4 तबका ऐसा है जिसने जो किसी न किसी समय पर अपना एक भोजन कम खाता है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। तो यानी कुल मिलाकर हिंदुस्तान में जो लोगों की न्यूट्रिशनल जो उनके पास खाने के लिए है और उससे जो सेहत का संबंध है, वो अपने आप में एक बहुत कमजोर कड़ी पर खड़ा था जब कोविड ने हमें इम्पैक्ट किया। लेकिन ये जो संबंध है कि भाई ये जो हिंदुस्तान की अंडर बैली है और जो हिंदुस्तान की ये सोशल रियलिटी है हेल्थ के खाने को लेकर और उससे जुड़े हुए सेहत के पैरामीटर्स को लेकर, वो अंडर बैली के ऊपर कोविड ने अपना प्रकोप हम पर छोड़ा है। और अगर ये हम समझते हैं कि लोगों की सेहत और लोगों की क्षमता इस किस्म की महामारी को झेलने की उनके खाने से जुड़ी हुई है, उनकी बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि किस किस्म से हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल को, जो कि इकोनॉमी का मुख्य सवाल है, उसको सेहत के सवाल से अलग करके देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल आपस में दोनों तरीके से बुरी तरह से जुड़े हुए हैं, साथ संबंधों में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से के बहुत करीब हैं। अगर हम आर्थिक जो चुनौती है उसकी चर्चा केवल जीडीपी के संदर्भ में करते हैं, ये कहते हैं कि साहब आर्थिक विकास की दर घट रही है और ये ओवरऑल जीडीपी श्रिंक हो रहा है और ये जीडीपी की ग्रोथ को लाना है, जीडीपी को बढ़ाना है, अगर यही हम मुख्य चर्चा में रखते हैं तो इस चर्चा का नतीजा ये है कि केवल हम, या इस दृष्टिकोण का नतीजा ये है कि हम केवल सप्लाई शॉक को, यानी वो चीजें जो जीडीपी की गति को धीमा कर रही हैं, उनके बारे में मुख्य चर्चा करेंगे और उस चर्चा में ही लगे रहेंगे। इस सवाल पर नहीं कहेंगे कि अगर ये ग्रोथ आ भी जाती है, चाहे 2% आती है या 5% आती है, 6 महीने बाद आती है या 2 साल बाद आती है, ये जो प्रक्रिया है ग्रोथ की वापस आने की, अपनी ट्रेंड पर वापस आने की, जहां पर ये थी कोविड से पहले वहां पर आने की, इस दौरान जो इस जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा
समाज के बीच में, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में, वो चर्चा का विषय रह जाता है इसमें। और ये रहने का एक और लाभ होता है कि ना केवल हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल नहीं उठाते हैं, पर हम पब्लिक हेल्थ का भी सवाल नहीं खोलते हैं चर्चा के लिए। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि इतनी बड़ी महामारी के संदर्भ में सेहत और सेहत की सुविधाएं और सेहत के प्रति राष्ट्र का जो दृष्टिकोण रहा है, इस पर बहुत ही सीमित चर्चा है। हमें पता है कि पिछले 15 से 20 साल में खास तौर पे या और उससे पहले भी जो भारत में एक सेहत का दृष्टिकोण, सेहत की जो पॉलिसी रही है, हेल्थ की जो पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी का एक खास दृष्टिकोण रहा है, एक खास समझ रही है, जिसके तहत हमने हेल्थ पॉलिसी हिंदुस्तान की है, बनाई है और उसको चेंज भी किया है पिछले 15-20 साल में मुख्य तौर पर। और वो क्या है, वो उसका मुख्य आधार ये है कि हमने हेल्थ में जो भी नीतियां अपनाई हैं, वो नीतियों ने हेल्थ के अंदर, सेहत के अंदर असमानताएं बहुत बहुत बढ़ाई हैं। और जो पूरा सेहत की नीति रही है वो प्राइवेट हेल्थ के ऊपर ही फोकस्ड रही है, प्राइवेट हेल्थ प्रोविजनिंग के ऊपर, यानी निजी क्षेत्र के द्वारा सेहत की सुविधाएं प्रदान की जाएं। ये मुख्य आधार रहा है सेहत की नीति का। ये और बात है कि जब ये महामारी आई तो जो हिंदुस्तान की मोस्ट प्रिविलेज, जो सबसे आगे वाली प्राइवेट सेक्टर की सारी सुविधाएं थी, वो सुविधाएं इस महामारी को संभालने में कहीं भी सहायक नहीं सिद्ध हुई। इनफैक्ट सरकार ने मिनटों में, सेकंडों में ये मान लिया कि अगर इस चुनौती को लड़ना है तो केवल सरकारी सेवाएं ही इस चुनौती को लड़ सकती हैं। तो प्राइवेट सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज तो इसमें या तो बंद हो गई, वो नॉन कोविड चीजों के लिए भी बंद हो गई, और ये अगर वो बंद नहीं हुई तो उन्होंने कोविड के लिए कोई बड़ी सहयोग प्रदान नहीं किया। ये जो अनुभव है, ये चर्चा में नहीं है कि ये क्या सेहत की नीति थी जिसने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया कि जब इतनी बड़ी राष्ट्र के सामने महामारी आई तो हमारी जो सरकारी सेहत की सुविधाएं थी, जो हमने पिछले 15 से 20 साल में जिनको बहुत छोटा किया है, जिनको बहुत कमजोर किया है, क्योंकि हमने कोई भी सेहत के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया जो लोगों की जरूरत का हिस्सा था। हमारा ये मानना था कि लोगों की जो सेहत की आवश्यकता है वो प्राइवेट सेक्टर पूरा कर सकता है, निजी क्षेत्र पूरा कर सकता है, और वो जो तबका जिसके पास जो सक्षम नहीं है इस निजी क्षेत्र की सुविधाओं को लेने के लिए, उसको हम प्राइवेट इंश्योरेंस से पूरा करेंगे। उसको हम सरकार जो है किसी किस्म का इंश्योरेंस प्रीमियम देकर लोगों को सुविधा वही प्राइवेट सेक्टर वाले प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सरकार उन प्राइवेट सेक्टरों को, उस निजी क्षेत्र को उन लोगों के बिहाफ पर पैसा दे देगी सेहत सुविधा देने के लिए जो अपने आप में ये पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है। सरकार ने कोई सेहत की ऐसी नीति नहीं बनाई जो हिंदुस्तान की सेहत की जो वास्तविकता थी उसके संदर्भ में यहाँ पर की सेहत नीति बनती। यहाँ जो कि बीमारी के पैटर्न है, जो मॉर्टेलिटी के पैटर्न है, जो मॉर्बिडिटी के पैटर्न्स हैं, जिस किस्म से इन्फेक्शियस डिजीजेस और उसके ऊपर उससे कितने मरते लोग हैं, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो या अब बाकी किस्म के इन्फेक्शन हो, उनको दृष्टिकोण में ना रखकर जो डिजीज प्रोग्राम्स भारत में इंप्लीमेंट हुए, वो इंटरनेशनल एजेंसीज ने जिसमें फंडिंग की वगैरह वगैरह, ये सेहत की पूरी नीति के ऊपर डिटेल में चर्चा करने का मौका नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इस महामारी में सबसे बड़ी पहली जो फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए वो है कि सेहत के लिए क्या सुविधाएं हैं, और अगर ये महामारी बढ़ेगी और जब हिंदुस्तान में हमारे सामने आंकड़े हैं कि हिंदुस्तान में इसका स्केल बहुत ऊपर जाना है और हमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तमाम किस्म की सुविधाएं चाहिए, ना केवल क्वारंटीन की बट वेंटिलेटर की एंड सो ऑन, लेकिन वो सारी सुविधाएं नहीं है, और उसके लिए हमें क्या करना है और किस किस्म की तैयारी करनी है और सरकार को उससे क्या सबक सीखने हैं भविष्य के लिए। क्योंकि ये आज कोविड है, कल और संभावनाएं होंगी, ये कोविड भी लंबे समय तक चलेगा, पर ये कनेक्शन बिल्कुल नहीं मेक किया जा रहा कि पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमी, क्योंकि अगर ये सेहत पर खर्चा होता है और सेहत की सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट से नीचे गांव के स्तर पर पहुंचती हैं, तो ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोथ का भी सोर्स होगा, यानी ये विकास की दर को भी बढ़ाएगा। तो ये आर्थिक समस्या का हल भी है और महामारी का भी हल इसमें छिपा हुआ है। तो ये तो विन विन है। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इकोनॉमी को ढर्रे पे लाना और सेहत को ठीक करना ये अलग अलग है। तो
कुछ हम सेहत को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम लॉकडाउन को भी खोलेंगे क्योंकि हमने लॉकडाउन का रास्ता चुना। ये मौका नहीं है कि लॉकडाउन क्या सही उपयुक्त रास्ता था या नहीं था, इसके ऊपर बहुत चर्चा और लिटरेचर इस समय आ रहा है, क्या इस रूप में करने की आवश्यकता थी। पर जो भी कहें, लॉकडाउन कम से कम ये तो सभी का मानना है कि उसका प्रयोग करना चाहिए था सेहत की वो सुविधाएं क्रिएट करने का जिसमें हमारी खामियां थी, जिससे कि जब ये महामारी का दर बढ़े और ये दूर दराज के इलाकों में फैले तो दूर दराज के इलाकों में लोगों के पास सेहत को की सुविधाएं हों जिससे कि वो इस महामारी का सामना कर सकें। लेकिन ये जो संबंध, ये जो पब्लिक हेल्थ वाली अप्रोच है इस महामारी को डील करने की और इकोनॉमी को भी इम्पीटस देने की, इकोनॉमी को भी बढ़ाने की, ये संबंध नहीं किया जा रहा है। हमारी सेहत की पॉलिसी में अर्बन बायस बहुत बड़ा रहा है, मतलब शहरी क्षेत्रों की तरफ झुकाव रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को हमने निगलेक्ट किया है। बहुत सीमित सेहत की सुविधाओं पर फोकस किया है सरकारी सेवाओं में, मोस्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो सेवाएं हैं, जो फैमिली प्लानिंग से संबंधित सेवाएं हैं, वही पब्लिक हेल्थ का फोकस रहा है। जितनी सरकार की सुविधाएं रही हैं वो उसमें जाती रही हैं। बाकी सरकार ने सेहत में अपना खर्चे को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम किया है। सरकारी अस्पतालों को आउटसोर्स करने की बात रही है। यहाँ तक कि पंजाब वगैरह में आप देखें तो जो सरकारी अस्पताल हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स के रूप में बनने के फेज में थे इस समय। ये और बात है कि महामारी के दौरान वो सारा कुछ रुक गया है। हमें ये भी पता है कि भारत में सेहत के कारण कितनी बड़ी आबादी जो है वो इम्पावरिश हो जाती है, जो जिसको उधार लेना पड़ता है अपनी सेहत के खर्चे को पूरा करने के लिए। इसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि सरकार में से उसको सेहत की सुविधा नहीं मिल सकती और वो खुद सक्षम नहीं है, इसलिए उसके लिए उधार लेना पड़ता है। आंकड़े कहते हैं कि करीब करीब हर साल पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में यूपी की आबादी से थोड़े कम लोग पॉवर्टी से नीचे इसलिए आ जाते हैं कि उनको अपनी जेब से सेहत का खर्चा करना पड़ता है, जिसके लिए उनके पास कोई और सोर्स नहीं है उसको उस पैसे को जुटाने का, और इसलिए वो पॉवर्टी दर के नीचे, जो पॉवर्टी लेवल है उसके नीचे आ जाते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ कि सेहत की और सेहत सुविधाओं की एक गंभीर परिस्थिति और गंभीर परिप्रेक्ष्य जिसके अंदर हमें कोविड ने प्रभावित किया है, ये कोविड के बाद की जो सारी चर्चा है नीतियों को लेके, उसमें कहीं भी फोकस में नहीं आया है। और इसका नतीजा ये है कि हम आर्थिक गति को बढ़ाना और सेहत की परिस्थिति को बेहतर करना, इनको दो विपरीत रूपों में देखते हैं, बजाय हम इनको जुड़ाव में एक सामूहिक रूप में देखें और समझें कि ये एक संभावना है कि हम दोनों समस्याओं का सामूहिक हल, इकट्ठा हल कर सकते हैं, जिसमें कि आर्थिक विकास की दर भी बढ़े और जिसमें सेहत की परिस्थिति भी आम लोगों के लिए बढ़े, जो उनको कोविड से लड़ने के लिए भी सक्षम करे और कोविड के अलावा जो सेहत की चुनौतियां हैं जो कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर हैं उनके लिए भी करे। तो जो कोविड के समय में एक चर्चा जो हमारे सामने एक बड़े तौर पर उभर के आई है, वो एक तो ये है, और ये हमें लगता है कि हमें जब हम श्रमिक संगठनों की चुनौतियों के वाले सेक्शन में आएंगे तो मुझे लगता है कि हमें देखना होगा कि हमने श्रमिकों की सेहत के जो सवाल है उनको किस तरीके से सामने लाना है। वो श्रमिकों के सेहत के सवाल, उनके राइट टू हेल्थ के सवाल हैं, उनको हेल्थ सुविधा एक मजदूर के तौर पर, एक श्रमिक के तौर पर ना मिलने की जो परिस्थिति है उसके बारे से उससे कैसे जोड़कर हमें सारी चीज को ले जाना है, जो जैसा मैं पहले कह रहा था, जो कि हमें दोनों समस्याओं को इकट्ठे हल करने का एक मौका देती है। दूसरी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ये आज जो भारत में जब ये लॉकडाउन की परिस्थिति हुई, तो ये स्पष्ट है, हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग और मेन स्ट्रीम मीडिया ने दोनों ने ये एक्सपीरियंस कर लिया है कि उस समय जब ये रास्ता चुना गया तो भारत के पॉलिसी मेकर्स के जहन में, उनकी आंखों के आगे जो तस्वीर थी भारत की, उस भारत की तस्वीर में गरीब मजदूर श्रमिक नहीं था। क्योंकि जो ये 4 घंटे दिए गए सब कुछ बंद करने के लिए, उसमें जो भारत की इमेजिनिंग थी, जो भारत का सपना था, जो भारत की तस्वीर थी, वो मेरे जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिनके पास एक घर है जहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस की संभावनाएं हैं, जहाँ पर खाने की चुनौतियाँ
सामने नहीं आएंगी और खाने मिलने की संभावनाएं हैं, और काम ना करके भी जिंदा रहने की संभावना कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक है। यानी वो सारे भारत, उस वर्ग का विचार भारत का सामने था जब ये अनाउंस किया गया। ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से और इतने दावे के संग कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ना होता, अगर ये तस्वीर भारत की सरकार की आंखों के आगे होती, तो सरकार वास्तविकता में चाहे लॉकडाउन का ही रास्ता अपनाती, पर कोई और भी फैसले करती कि जिस किस्म की भयावह स्थिति भारत के मजदूर वर्ग, श्रमिक, माइग्रेंट लेबर और हिंदुस्तान के तमाम जो मजदूर वर्ग है, जो उसने अनुभव किया है पिछले 60 दिनों में, वो अनुभव उनका ना होता। आज एक पूरे विश्व के सामने भारत ने जो अपनी तस्वीर, बहुत ही सैड और बहुत ही डिप्रेसिंग तस्वीर प्रेजेंट की है, वो तस्वीर भी भारत की सबके सामने उभर के ना आती। ये तब है जब ये मेरा मानना है कि भारत की सरकार को जो भारत में लेबर मार्केट है, जो श्रम का बाजार है और जो श्रमिक की कोई परिस्थिति है, उसकी पूरी जानकारी थी। ये यानी जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब मुझे नहीं लगता, और मैं ये बात इसलिए भी कॉन्फिडेंस से दो आधार पर कहना चाहता हूँ कि जो भी हमें भारत की लेबर मार्केट के बारे में जानकारी है वो सरकारी डेटा से है, सरकारी सोर्सेस से। तो सरकार के पास भी जो मजदूर की परिस्थिति है वो पूरी तरह सरकार को पता थी। और दूसरी बात की, सरकार ने जो ऑर्डर्स निकाले, जिस पर मैं आऊंगा 2 मिनट में, जो लॉकडाउन के बाद, उसमें भी ये स्पष्ट है कि सरकार को पता था कि क्या परिस्थिति है। इसके बावजूद उसने जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया लॉकडाउन, वो हम सबके सामने। तो इन दोनों बातों को जोड़कर मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पास वो तस्वीर नहीं थी, जानकारी का अभाव का मसला नहीं था। क्योंकि हमें पता है कि जब कोविड आया तो भारत का जो लेबर मार्केट है, उस लेबर मार्केट में वैसे उसी समय श्रम की परिस्थिति गंभीर थी। बहुत चर्चा हिंदुस्तान में वो PLFS जो सरकारी आंकड़े हैं, जिसके ऊपर जो सोर्स है NSSO और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसमें हमें भारत के लेबर की जानकारी मिलती है, उसकी जानकारी हमारे सबके पास भी थी और भारत की सरकार के पास भी थी। हमें पता था कि बड़े पैमाने पर श्रमिक जो हैं वो श्रम के से बाहर निकल रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घट रहा है क्योंकि नौकरियों की संभावनाएं, लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नौकरियों की संभावनाएं घट रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले कई दशकों के कंपैरिजन में बहुत अधिक उस समय था। 2017-18 में जो लोग एम्प्लॉयड थे उसका 75% अब का सेल्फ एम्प्लॉयड था या कैजुअल लेबर था। ये भी भारत को पता था। ये भी पता था पूरे भारत को कि हिंदुस्तान का 90% के आसपास का जो श्रमिक है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। जो 75% सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल लेबरर है, उनकी PLFS 2017-18 ने डेटा ने हमें ये भी बताया था कि उनकी कितनी आमदनी है। जो कैजुअल लेबरर्स हैं उसकी रूरल एरियाज में उस समय जो आंकड़े थे अप्रैल-जून 2018 में, वो कह रहे थे कि 282 रुपीज़ फॉर मेन एंड 179 रुपीज़ फॉर विमेन, और अर्बन एरियाज में 335 रुपीज़ फॉर मेन एंड 201 रुपीज़ फॉर विमेन। तो क्लियर है कि ये पता था हमें कि जो इतनी कम वेजेस के साथ एक बड़ा तबका नौकरी कर रहा है, उसके पास अपनी कोई सेविंग नहीं है। वो 2 दिन 4 दिन भी अपने पैसे से रोटी नहीं खा सकता। और जो लॉकडाउन के बाद 6-7 बड़े सर्वे हुए हैं, उन्होंने दिखाया है, और जैसे जैसे लॉकडाउन के डेज बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ये जो भुखमरी की परसेंटेज है ये भी बढ़ती चली जा रही है। यानी और बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं कि लोगों के पास ये खाने के लिए राशन नहीं है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसकी भारत में बहुत चर्चा रही है, 2019 के इलेक्शन में कहा गया कि हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हमें नहीं देखने चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े अंडर एस्टिमेट करते हैं। 2017-18 के PLFS सर्वे ने हमें बताया कि बहुत बड़ा हिस्सा जो ये सेल्फ एम्प्लॉयड का है, जो खुद जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा केवल मिनिमम वेजेस 2,700 कुछ जो भारत सरकार की कमेटी ने कही थी, उससे कम पैसे कमाता है। तो ना कि कैजुअल लेबर की वेजेस भी बहुत कम थी,
पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसपे भारत बड़ा प्राउड है कि हम यहाँ पर कई लोग खुद ही को अपने को एम्प्लॉय करते हैं और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट भी इस इतने कमज़ोर किस्म का था कि इसमें से बहुत बड़ा तबका जो मिनिमम वेजेस हैं पर मंथ उससे भी कम कमा रहा था। तो यानी ये मुझे लगता है कि भारत की जो लेबर मार्केट थी उसकी जो तस्वीर थी हमें बता रही थी कि हमारे जो श्रमिक साथी हैं, श्रमिक वर्ग है, और जो मजदूर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, उनकी क्या परिस्थिति है और क्या संभावनाएं हैं और क्या क्षमता है कि वो इस किस्म के आर्थिक प्रहार को, इस किस्म के लॉकडाउन को किस हद तक झेल सकती है, किस रूप में झेल सकती है, और वो कितनी सक्षम है या कितनी सक्षम नहीं है। हमें खेती के बारे में भी परिस्थिति पता थी। खेती के बारे में पता है कि हिंदुस्तान में जीडीपी का एक बहुत छोटा हिस्सा खेती एग्रीकल्चर से आता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के तौर पर आज भी 40% से ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 15% है। क्लियरली पता था कि इसका मतलब एक बहुत बड़ा तबका है जो अंडर एम्प्लॉयड है, यानी जो खेती के संग जुड़ा हुआ है लेकिन वो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है और उसके इसलिए उसकी इनकम भी बहुत लो है। वो प्योरली सब्सिस्टेंस लेवल पे वहाँ सर्वाइव कर रहा है। हमें ये भी पता है कि आंकड़ों से, मैं इसलिए इतने सारे आंकड़े और ये चर्चा कर रहा हूँ कि ये तस्वीर भारत की सबको पता थी कि हम समय के साथ साथ देखें तो हिंदुस्तान में जो काश्तकार हैं उनकी गिनती घट रही थी और एग्रीकल्चर की गिनती, एग्रीकल्चर लेबर की जो श्रमिक हैं, जो खेती से जुड़े हुए श्रमिक हैं, उनकी गिनती बढ़ रही थी। हमें ये भी पता है कि जो काश्तकार हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्डिंग्स हैं, जो लैंड साइज है, उसमें स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग्स बढ़ रही थी। वो हिंदुस्तान की जो टोटल होल्डिंग्स हैं उसका 87% है और 43% ऑफ द एरिया वो कंट्रोल करते हैं। यानी 87% ऑफ पेजेंट्स और लेबरर्स are just cultivating about 43% of the land area. Rural wages की जो विकास की जो दर है वो अर्बन एरिया से बहुत कम थी। जो ये गैप है रूरल अर्बन वेजेस में, ये मुख्य कारण था कि बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिस्ट्रेस थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट था, ये आधार था इतने बड़े मजदूरों को शहरों में धकेलने के लिए, अर्बन एरियाज में और छोटे शहरों में धकेलने के लिए, जहाँ पर कि तो यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में लोग आ रहे थे, वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में इसलिए लोग नहीं आ रहे थे ज़्यादातर कि क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संभावनाएं थी पैसा कमाने की, बल्कि इसलिए आ रहे थे, ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन था, वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवित रहने की संभावनाएं बहुत सीमित थी। तो ये वो नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर लेबर की मोबिलिटी नहीं हो रही थी, बल्कि ये डिस्ट्रेस, जो ये दबाव था कि वहां पर आर्थिक सर्वाइवल नहीं हो सकता ग्रामीण क्षेत्रों में, वो दबाव यहाँ पर ला रहा था। तो हमें पता था कि किस किस्म की लेबर अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में आ रही है और रह रही है। ये हमें जब 4 घंटे का लॉकडाउन किया तो हमें इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी थी। हमें ये भी पता था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें किस किस्म का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, किस किस्म की नौकरियां आ रही हैं। हमें पता है कि जो इवन बहुत छोटा मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत छोटा उद्योग है, जिसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, उस संगठित क्षेत्र में भी लगातार, जिनको रेगुलर सैलरीड वर्कर्स कहते हैं, उस क्षेत्र में भी लगातार वो लोग जिनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिनके पास कोई सेहत के अधिकार नहीं है, उनके प्रतिशत बढ़ रहे थे। जो हम आज इतनी सर्विस सेक्टर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ इंडिया वर्किंग रिपोर्ट जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने निकाली 2018 में, उसने कहा कि 50% से अधिक एम्प्लॉयमेंट ये जो सर्विस सेक्टर में है, ये सरप्लस सर्विस सेक्टर में। हमें ये भी पता है कि माइग्रेंट लेबर की क्या आंकड़े थे, क्योंकि हमारे पास 2011 का सर्वे था, उसके बाद के एस्टिमेट्स थे। आउट ऑफ मतलब ये जो 482 मिलियन वर्कर्स इन इंडिया जो भारत में उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे, उसमें से एक ये करीब 200 मिलियन आर परमानेंट एंड सेमी परमानेंट माइग्रेंट वर्कर्स। ये कहाँ से हम कह रहे हैं? और अबाउट 15 से 20 मिलियन शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स या सर्कुलर माइग्रेंट्स, यानी जो लंबे समय के लिए आ रहे हैं
परमानेंट या सेमी परमानेंट, या जो सीजनल टाइम के लिए आ रहे हैं, सीमित समय के लिए आ रहे हैं, या जो गोल घूमते रहते हैं, यानी वो कुछ समय के लिए आते हैं फिर वापस ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। ये कुल मिला के हमारे पास 200 से 220 220 मिलियन वर्कफोर्स, माइग्रेंट वर्कफोर्स शहरों में था। ये हमें पता था आंकड़ों से 2011 का सेंसस। इनफैक्ट अगर हम बड़े शहरों की बात करें, और ये मैं सेंसस से कह रहा हूँ, तो टोटल आबादी में दिल्ली में आंकड़े बता रहे हैं कि 43% माइग्रेंट थे, ग्रेटर मुंबई में 54% थे, औसतन भारत के अर्बन एरियाज में 50% माइग्रेंट थे। इसमें मैं चर्चा नहीं जा रहा कि ये माइग्रेंट की परिभाषा किसको कवर करती है, किसको नहीं करती है, क्या नंबर्स जो एस्टिमेट्स हैं वो अंडर एस्टिमेट है, क्लियरली अंडर एस्टिमेट है, ये हमें पता है। पर इसमें ना भी जाए तो मैं कह रहा हूँ कि जिस स्तर पर हमें लेबर मार्केट की जानकारी थी, हमें पता था कि अगर हम इस किस्म से लॉकडाउन करेंगे तो या तो हम लोगों के पास वो जो चीज़ों की खामियां होंगी, क्या खामियां होंगी, खाने की कमी होंगी, सेहत की सुविधाओं की होंगी, रहने की जगह की होंगी, यातायात की होंगी, ये जो सारी कमियां, इसकी बड़ी तैयारी करते वो, क्योंकि हमें ये परिस्थिति तो पता थी ना, तो हमने तैयारी की। और इसके अलावा जो हमने और किया वो आपके सामने है कि 45 दिन के बाद आज जब पलायन हो रहा है शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसकी क्या व्यवस्था है, उसकी क्या हालत है, वो आप सब उससे भली भांति परिचित। ये जो माइग्रेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इनकी हमें औसतन आमदन भी पता थी। ये बहुत ही गरीब और वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द वर्क फोर्स है। जो इसकी अर्बन एरिया में जो अर्निंग्स थी वो भी हमें पता थी कि क्या है। हमें ये भी पता था कि बहुत सारा जो ये वर्कर है, ये शहरों में और छोटे शहरों में जो आ रहा है, ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, ब्रिक क्लिम्स में काम करता है, मोस्टली अनस्किल्ड है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है और डेली वेजेस पे काम कर रहा है। यानी अगर ये काम नहीं करेगा तो इसके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा। दूसरा माइग्रेंट लेबर था जो हमें पता था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, वहां पर जा रहा है, और ये सीजनल माइग्रेंट है, और हम सीजनल भी है और परमानेंट भी है, और इसको हमें इसकी परिस्थिति भी पता थी। तो यानी माइग्रेशन और यानी जो पलायन है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में, उसका आधार, उसका स्वरूप और उसका स्केल कि किस किस्म का वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ये हम बड़ी भली बाती इससे परिचित थे। और हमें इसलिए ये भी पता था कि ये माइग्रेंट वर्कफोर्स, इसकी जो कोपिंग कैपेसिटी है, इसकी ये क्षमता है कि इस किस्म के आर्थिक प्रहार को किस हद तक झेल सकता है और नहीं झेल सकता है, इसकी हमें पूरी समझ थी और होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकारी आंकड़े हमें ये सब आज बता रहे हैं और पहले भी बता रहे थे। नाउ इसके अलावा हमें ये भी पता है कि क्या नीतियां थी जिसने इस किस्म के लेबर मार्केट के आउटकम हमें दिए थे। सो मुझे लगता है कि जब हम आज अचानक बात कर रहे हैं कि ये माइग्रेंट की ये लेबर फोर्स और इसका जो इतना बड़ा जो प्रकोप इस समय है हमारे सामने है, और उसको किस चुनौती को कैसे करें, और एक किस्म से बताया जा, मतलब कहा नहीं जा रहा है, पर ये सरकार ने एक तो उसके एस्टिमेट्स बहुत गलत दिए सुप्रीम कोर्ट में जब PIL हुआ, और उसने कहा कि कितने माइग्रेंट्स हैं, तो जितने सरकार आज खुद बसों में ले जा रही है, जो कि टोटल परसेंटेज का बहुत छोटा है, वो जो उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इतने माइग्रेंट हैं, उससे कई गुना ज्यादा है। तो मतलब ये मैं इस सब से एक ही बात कह रहा हूं कि जो श्रमिक की परिस्थिति है आज कोविड के दौरान जो हमारे सामने आई है, और जो उनका अनुभव है, ना तो जानकारी के कारण की कमी के कारण है, ना मुझे लगता है कि लॉ का फेलियर है, नियमों का फेलियर है। ये एक जो भारत की विकास का ढांचा है, विकास की जो एक्सेस है, जो धुरी है, जिसके आधार पर विकास को लाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उस धुरी का आउटकम है, उसका गहरा संबंध है। और अगर आज हम ये परिस्थिति और ये मजदूर की परिस्थिति और उसके अनुभव की बात कर रहे हैं, तो जो ये कनेक्शन है कि हमने ग्रोथ की क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, ग्रोथ की क्या मुख्य एक्सेस बनाई, वो उससे जुड़ा हुआ है।
तो आज जब हम उनकी इमीडिएट समस्याओं की बात करें कि आज उन्हें खाना कैसे पहुंचाना है, उन्हें घर कैसे पहुंचाना है, उनके पास बेसिक सुविधाओं की क्या खामी है, जब ये बात हम कर रहे हैं तो हम ये भी बात करें कि क्या हुआ है पिछले दिनों में, पिछले सालों में, पिछले समय में, जिसने मजदूर की ये परिस्थिति को पैदा किया। क्योंकि सरकार को आज हम मजदूर को सरकार के आगे एक बेचारे के रूप में ना रख के, एक विक्टिम के रूप में ना रखे, इस रूप में रखें कि ये उनको इस जगह पे पहुंचाने में सरकार की नीतियों का और पास्ट का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। उस पर खुलकर चर्चा, उस पर एक ट्रांसपेरेंट चर्चा होनी चाहिए, उस पर एक जबरदस्त बहस होनी चाहिए, उस पर अलग अलग दृष्टिकोण आ सकते हैं। लेकिन ये बहस, जैसे मैंने शुरू में बात रखी, ये बहस को किसी किस्म से भी एनकरेज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि हम अब पास्ट की बातें ना करें, हम नई बातें करें, नई परिस्थिति, नई चुनौती है। नतीजा अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका नतीजा ये है कि हम ये एक बड़ी जो श्रमिक वर्ग है, जो ये इस समय बहुत ही गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, वो उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसका जो सबऑर्डिनेशन है, उसका जो कंट्रोल है, उसको हम जो इस समय का आर्थिक ढांचा है उससे जोड़ के नहीं देख पाएंगे। सरकार जो आज कर रही है, ये सवाल पर मैं बाद में आऊंगा कि हम इसको कैसे समझते हैं कि सरकार ये सब मेरा ये मानना है कि ये सब जानकारी सरकार के पास थी और है। इस सब जानकारी के बावजूद सरकार कुछ कर रही है। सो ये तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन का फेलियर नहीं है, नॉलेज का फेलियर नहीं है, जानकारी का फेलियर नहीं है। ये एक विकास का दृष्टिकोण है, एक वो जो मुख्य कारण है ऐसी परिस्थिति पैदा करने के लिए। ये क्या करेगा आने वाले समय में और हमारे लिए क्या चुनौती करता है, ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इस रियलिटी की, लेबर की रियलिटी को एक्नॉलेज करते हैं और इसके बारे में इसको सामने ला के रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम चर्चा को, जो हम अपनी चुनौतियां हैं उनको बेहतर समझ सकते हैं। ये अगर ये दोनों को जोड़ के देखते हैं। पर सरकार ने इसके बजाय हमारे सामने क्या डिबेट रख दिया, हमारे सामने क्या रख दिया? सरकार ने हमें ये कहा कि जो ये लेबर डायरेक्टली कहा, सरकार के जो सरकार का दृष्टिकोण रखते हैं, उन्होंने तो अखबारों में भी लिखा कि जो ये श्रमिक की परिस्थिति हुई है, ये श्रमिक की परिस्थिति, ये जो पिछड़ी सोच हम लोगों की रही है कि हम ये कह रहे हैं कि लेबर के अधिकारों को, लेबर की परिस्थिति के लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए, लॉ बनाने चाहिए, उनके राइट्स को डिफेंड करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। सरकार ने आज हमें ये कहा कि एक्चुअली ये जो माइग्रेंट की परिस्थिति है, ये जो श्रमिक की परिस्थिति है, ये पुरानी सोच के कारण है, जो ये हैंगओवर है, जो ये पुराना भार हम ढो रहे हैं श्रमिक कानूनों का, ये श्रमिक कानून का जो भार है, अगर इसको हम हटा दें तो श्रमिकों की परिस्थिति आने वाले समय में बेहतर हो जाएगी। यानी हमें एक नया वर्जन दिया जा रहा है, या नया तो नहीं पर एक नया फॉर्मुलेशन जरूर दिया जा रहा है। ये बात तो पहले भी की जा रही, बहुत लंबे समय तक से चल रही है कि श्रमिक कानून को, श्रम के कानून को कैसे बदला जाए, और उसके ऊपर सरकार ने कमेटियां और टास्क फोर्स और बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स और प्रपोजल फॉर एक्ट्स एक्सेट्रा वो सब चल रहे थे पिछले दिनों में। लेकिन अब सरकार, क्योंकि मैंने पहले बात कही कि सरकार को अब बहुत कम समझाना है कि वो ये परिवर्तन क्यों कर रही है, तो उसने एक बात में हमें समझा दिया कि जो आप बात कह रहे हैं कि आज मजदूर इतनी बुरी हालत में जो अनुभव कर रहा है कि उसके पास इतना भी नहीं है कि वो 2 दिन तक जिंदा रह सके और अपना खाना खा सके, उसका कारण है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जहाँ पर कि उसको ठीक उचित पैसे नहीं मिलते। और वो इनफॉर्मल में इसलिए काम करता है क्योंकि जो हमारे लेबर के कानून हैं वो निवेशक को ये संभावना नहीं देते या ये मौका नहीं देते कि वो नियमों का पालन करते हुए लेबर की परिस्थिति को बेहतर करे। तो अगर उसको निवेश करना है और दुनिया में कम्पीट करना है और बाकी मुल्कों से के साथ आगे बढ़ना है, तो उसको श्रमिक को के इनकम को, श्रमिक के वेजेस को, श्रमिक के अधिकारों को कमजोर कर ही भारत कम्पीट कर सकता है।
और इसलिए ये जो नियम है उसके आड़े आते हैं। अगर हम नियम हटा देंगे तो हम बहुत तेजी से विकास करेंगे और हमारे बहुत तेजी से निवेश आएगा। यानी लेबर कानूनों को हटाने से अब दो चीजें हल हो जाएंगी। एक कि जो श्रमिकों की परिस्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। वो क्यों बेहतर हो जाएगी? क्योंकि खूब सारा निवेश आएगा, निवेश आएगा, विकास होगा, विकास की दर बढ़ेगी, विकास की दर बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो मजदूर की परिस्थिति बेहतर हो जाएगी। आज नियमों के कारण मजदूर की परिस्थिति खराब। ये फैक्ट से तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है ही नहीं। ये तो मैं अभी आपको उस पर आऊंगा, लेकिन कि आपको, हम सबको पता है कि भारत में कितना बड़ा तबका असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और जो असंगठित क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है, मैंने कहा वो भी संगठित क्षेत्र में भी असंगठित क्षेत्र के लेबर कंडीशंस में एम्प्लॉय हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल तौर पे हो रहा है, लैक ऑफ एंटाइटलमेंट्स है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें। तो यानी ये कहना कि लेबर की परिस्थिति लेबर के रेगुलेटरी नॉर्म्स के कारण है, ऐसे ढांचे के कारण है जो कि ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहा है जिससे कि निवेशक लेबर नियमों का पालन ही नहीं कर सकता, ये बात तो जुड़ती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये परिवर्तन की कहा जा रहा है कि ये परिवर्तन उनको हटाने से लेबर की परिस्थिति बेहतर हो जाएगी। एक और बात की जाती है कि ये निवेश को बढ़ावा देगा। मैं इस पर थोड़ा बात कहना चाहता हूँ। मैंने निवेशक के तौर पर या निवेशक के बिहाफ पर जो इंटरनेट पर निवेश के बारे में राय देते हैं और गाइडेंस देते हैं और सुझाव देते हैं कि निवेशक को इंडिया और चाइना, अगर दो कंपैरेटिव इन्वेस्टमेंट की एवेन्यूज देखें तो क्या भारत में और चाइना में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या उसमें लेबर कानून कहीं पे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स या जो निवेश के लिए एडवाइस करते हैं वो कह रहे हैं कि क्या लेबर के जो कानून है, श्रमिक के जो कानून है, वो किस हद तक आड़े आते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये अंग्रेजी में मैं इसको ट्रांसलेट करके कह रहा हूँ, ये मैं एक्चुअली कोट कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि इंडिया का जो औद्योगिक क्षेत्र है, अगर इसको चाइना से कंपेयर करें, और ये 2014 की बात कर रहा है, तो लेबर से संबंध की कॉस्ट करें तो एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर आवर इन इंडिया इज जस्ट $0.92, while in China it is $3.52, यानी $3.52 है प्रति आवर लेबर की कीमत किसी किस्म के भी उद्योग उत्पादन करने के लिए चाइना में, कंपेयर टू जो यहाँ पर $1 से भी कम है। तो क्लियरली लेबर कॉस्ट भारत में कम है चाइना से। अगर कम है तो फिर ये मिनिमम वेजेस किस तरीके से आड़े आ रही हैं निवेशक के, ये मेरी समझ के बाहर है। वो इन्वेस्टमेंट फर्म्स, वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, वो जो निवेश के बारे में राय देती हैं, सुझाव देती हैं, मदद करती हैं निवेशकों का, वो ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो मेन अंतर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट। यहाँ पर बिजली बहुत महंगी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, पानी बहुत महंगा है, वगैरह वगैरह। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है, ये मुख्य कारण है निवेशक को चाइना के प्रति आकर्षित करने का बजाय भारत के प्रति आकर्षित करने का। अब श्रमिक कानून को हटाकर चाइना से निवेशक भारत में कैसे आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में कैसे आ जाएगा, मध्य प्रदेश में कैसे आ जाएगा, गुजरात में कैसे आ जाएगा, ये सिर्फ शेखर गुप्ता जिन्होंने इसके हक में लिखा है, या इंडियन एक्सप्रेस में कुछ लोगों ने जिसके हक में लिखा है, या भारत सरकार इसको अब तक दे सकती है। मिनिमम वेजेस की बात करें तब भी ये कंपैरिजन बड़ा स्पष्ट है कि मिनिमम वेजेस चाइना में भारत से 3 गुना ज़्यादा है। एक बात ये एजेंसीज कहती हैं कि वर्कर्स को हायरिंग और फायरिंग, किसको रखा जा सकता है, किसको निकाला जा सकता है, इसके जो नियम हैं, इसमें चाइना भारत से बेहतर है। यानी चाइना ज़्यादा सरलता से वहाँ पर श्रमिक को हटाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। भारत में ये कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर निवेश के लिए मुख्य रुकावट ये है, मेरा मानना नहीं है, मेरा मानना है इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर अगर मान लीजिए कि ये भी निवेश, तो फिर सरकार जब आज नीति बदल रही है या पहले नीति बदल रही थी, तो क्यों नहीं सरकार ने ये स्पष्ट रखा कि ये मुख्य कारण है और इसको हटाना हमें पड़ेगा अगर हमें निवेश को बढ़ाना है भारत में। तो निवेशक के हक में फैसला भी ईमानदारी से तो रखा जाए, निवेशक के हक में भी फैसला ईमानदारी से नहीं रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो नियमों में, कानून में परिवर्तन किया गया है, या जो उनको रख दिया गया है कि ये इतने समय तक कोई भी
एक्ट या लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा श्रमिकों के अधिकार का, फैक्ट्री एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का, मिनिमम वेजेस एक्ट का वगैरह वगैरह, ये क्यों लागू नहीं होगा? ये सबको हटाने के पीछे जो श्रमिक और श्रमिक वर्ग को कमजोर करने के लिए सामूहिक रूप से उसकी ताकत को कम करने के लिए किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे निवेश का उस तरीके का कोई डायरेक्ट संबंध है। दूसरी तरीके से देखें, ये भी कहा जा रहा है कि जो पलायन हुआ है, जो भारत के में हमने देखा है, ये पलायन उन प्रदेशों से हुआ है जहाँ विकास की दर बहुत कम है, जहाँ विकास बहुत सीमित है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश, और इन्होंने ही कानून बदले हैं। तो ये एक तरीके से समझाया जा रहा है कि यहाँ पर निवेश इस पैमाने पर आएगा कि उनको पलायन ही नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें टेलीविजन पर ये तस्वीरें नहीं देखनी पड़ेंगी जिसमें श्रमिक इतनी गंभीर हालत में, औरत जो हमारे साथी श्रमिक साथी के 100 की गिनती में, कम से कम अगर हजारों की गिनती में नहीं, जो मर गए हैं और जो हजारों और लाखों की गिनती में भुखमरी का सामना कर रहे हैं, ये सामना ही नहीं उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उनको नौकरियां वहीं पर मिल जाएंगी जहां पर वो रहते हैं अपने प्रदेशों में, क्योंकि वहां निवेश इतने बड़े पैमाने पर आने वाला है। मेरा सवाल ये है कि ये तो उन प्रदेशों की बात है जहां से पलायन हुआ। उन प्रदेशों में मजदूर की परिस्थिति क्या है जहां निवेश हो चुका है? गुजरात हमारे सामने है, महाराष्ट्र हमारे सामने है। यानी ये जहां से जा रहे हैं वो एक बात है, जहां जा रहे हैं वहां उनको किस किस्म का नौकरी मिल रही है। इस किस्म की नौकरी मिल रही है कि वो 24 घंटे के बाद अगर रोज के दिहाड़ी ना कमाए तो वो अपनी जीवन को नहीं चला सकते। तो अब हम किस आधार पर कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में निवेश आ जाएगा और यहाँ उद्योग लग जाएंगे तो तब यहाँ श्रमिक की परिस्थिति बेहतर हो जाएगी? तो मुझे नहीं लगता कि ये 1+2 किसी तरीके से भी बनता है कि जो ये श्रमिक कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है, ये परिवर्तन किसी किस्म से निवेश के बढ़ावे के लिए है या विकास की दर को मेजर तौर पर कंट्रीब्यूट करेगा। ये उसी चीज के लिए है जो मैंने पहले बात कही थी कि हम चीजों को बांट कर देखें, प्री कोविड और पोस्ट कोविड दुनिया को ना जोड़ के देखें, कहें कि एक नया साफ कागज है जिसके ऊपर एक नया भारत का निर्माण होना है, और बताया गया है कि वो आत्मनिर्भर भारत है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भरता हमने बहुत बड़े पैमाने पर कमजोर की है, और हम आज डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर भी आत्मनिर्भर होने को तैयार है। तो ये जो आत्मनिर्भरता है, ये आत्मनिर्भरता के क्या मायने हैं, ये हम सही तरीके से समझ सकते हैं। एक और बात जो लेबर नियमों को लेकर कही जा रही है, मैं इस पे भी थोड़ी बात कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है सिंप्लीफिकेशन का, कि सब हमारे नियम कायदे इतने कॉम्प्लेक्स थे, इतना था कि इसमें तो इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। इनफैक्ट कंप्लायंस कॉस्ट की बात भी करते हैं। प्रिंट में शेखर गुप्ता ने कंप्लायंस कॉस्ट की बात की है कि ना केवल ये कानून गलत हैं, पर ये, मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूँ कि अगर आप केवल ये देखें, एक बहुत की बात की जाती है इंस्पेक्टर राज की। पहली बात तो ये कि ये सारे नियम कायदे मैन्युफैक्चरिंग के एक बहुत छोटे सेगमेंट पे लगते हैं, केवल संगठित क्षेत्र पे लगते हैं। आपको पता है असंगठित क्षेत्र पे लगते नहीं। पर उस छोटे सेगमेंट की भी बात करें तो ये जो इंस्पेक्टर राज की बात है, 1986 में टोटल फैक्ट्रीज में जो इंस्पेक्शन रेट था, यानी जो कंपनियां, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत आती है, जिसको अब सस्पेंड कर दिया गया है इन 3 स्टेट्स में कम से कम, वो 60% से कुछ ऊपर थी जिन फैक्ट्रीज में इंस्पेक्शन होता था, यानी जहां इंस्पेक्टर जाता था और जहां पर सपोजिडली, जहां पर कहने के लिए इंस्पेक्टर को पैसे देने पड़ते थे, करप्शन को बढ़ावा देता था, जिसके कारण निवेशक को लगता था कि मैं निवेश नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये करप्शन करके मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, या मैं करप्शन करना नहीं चाहता हूं। तो उसको हटाया गया। 2011 में केवल 13.4% फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन हो रहा था, और ये उसके बाद और भी गिरा है। नंबर 2 बात, बिहार का तो एग्जाम्पल देता हूँ, बस गुजरात के लिए भी इसके ऊपर बहुत काम है, कि जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं, जो पोजीशंस हैं, जितनी पोस्ट थी, उसका एक बहुत बड़ा छोटा तबका ही केवल पोस्टेड था। यानी क्योंकि सारी पॉलिसी और सारा नीति उद्योगपति के हक में बनाई जा रही है और बनाई जा रही थी, इसलिए
इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने की प्रक्रिया को ही कमजोर कर दिया गया था कि और लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ये पोजीशंस वेकेंट थी। बिहार का आंकड़ा 2013 का कि एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर 1060 फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन करने के लिए था, ये पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर। गुजरात में इससे भी कम। तो यानी ये जो इंस्पेक्टर राज का आर्ग्यूमेंट है और ये है कि कंप्लायंस कॉस्ट इनको पूर्ति के लिए बहुत, ये आर्ग्यूमेंट भी वैलिड नहीं है। मैं ये सारी डिटेल्स इसलिए दे रहा हूं कि ये चर्चा जो है ये फैक्ट्स की चर्चा नहीं है, ये इंफॉर्मेशन फैक्ट्स इसकी चर्चा नहीं है, ये कोई और चर्चा है। ये लार्जर पॉलिटिकल सवाल है कि ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, और हमारे लिए चुनौती ये है कि हम ये पॉलिटिकल सवाल लोगों के आगे किस रूप में खोलें, किस किस्म से इस बात को आगे पहुंचाएं जो हमारे चुनौतियों से जुड़ा हुआ संदर्भ सवाल है। एक और बात तो मैं कह रहा था आपको सिंप्लीफिकेशन की। उस सिंप्लीफिकेशन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये ना बहुत हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने डिटेल में देखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने जो पिछले दिनों में श्रमिक कानून को लेकर परिवर्तन किया, इट्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर स्टेट का अंतर है कि कौन सा एक्ट सस्पेंड होगा, कौन सा एक्ट सस्पेंड नहीं होगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं पे सेफ्टी रेगुलेशंस लागू रहेंगे, कहीं पर वर्कर को अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है उसको कॉम्पनसेशन का अधिकार मिलेगा, लेकिन सेफ्टी रेगुलेशंस डाइल्यूट हो गए। कहीं पर ये कहा जा रहा है कि हाँ वर्किंग आवर्स के बारे में सरकार ने अपना सर्कुलर विड्रॉ कर लिया है कि वो बढ़ा नहीं रही है, लेकिन कौन वर्कर होगा इसकी परिभाषा सस्पेंड कर दी है। यानी श्रमिक कौन होगा ये परिभाषा बदल दी गई है। तो अगर श्रमिक कौन होगा इसकी परिभाषा बदल दी गई है तो श्रमिक के काम घंटे करने की जो नियम है उसका कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि आप उसको श्रमिक कहेंगे या कुछ और कहेंगे ये आप चर्चा नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको काफी कॉम्प्लिकेटेडली चेंज किया गया है, इसको बहुत सिंपली चेंज नहीं किया गया। यानी सिंप्लीफिकेशन, और इस पर मैं लिखूंगा अभी मोर डिटेल में, इस समय ये मौका नहीं है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरह से खोलने का, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन का जो आर्ग्यूमेंट है ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, इनफैक्ट रियलिटी से बहुत परे है। और ये भी एक नई एक अजीब दृष्टिकोण है कि अगर कोई चीज का रेगुलेशन, कोई चीज का नियम कानून इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चुनौतियां खड़ी कर रहा है तो उस नियम कानून को ही बदल दें। यानी अगर हम आपका आज की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है, जो सरकार की कानून की व्यवस्था है, उस कानून की व्यवस्था में भी बहुत सारी करप्शन के अनुभव है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार ये कहने वाली है कल को कि हम नियम कानून को ही ढीला कर देंगे, हम नियम कानून को ही हटा देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी को ही हम कमजोर कर देंगे। यानी ये जो रैशनल दिया जा रहा है लेबर लॉज को कमजोर करने का, ये लेबर लॉज को चेंज करने का जो रैशनल है, जो दृष्टिकोण है, ये अपने आप में बिजार है, ये अपने आप में बहुत ही पिक्यूलियर है, बहुत ही एक खास दृष्टिकोण है जिसके कोई कंसिस्टेंट उसकी इंटरनल लॉजिक कोई नहीं है। ओवर टाइम की बात ही खत्म हो जाएगी जब वर्कर की परिभाषा बदल गई, जब वर्कर के काम करने की बात ही खत्म हो गई तो ओवर टाइम कर, जबकि 2016, 17, 18 में जो सरकार नियम श्रमिक कानूनों की बात कर रही थी उसमें कह रही थी कि ओवर टाइम कितना होगा, ओवर टाइम का नॉर्म क्या होगा, 1.5 गुना मिलेगा। तो अब कोविड के नाम पर ओवर टाइम की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। जो मैं बात कह रहा हूं कि कोविड ने एक ऐसा मौका दिया है कि हम वो परिस्थिति बदल दें जो हम पहले भी बदलने की परिस्थिति में नहीं थे। यानी हम वो नियमों को परिवर्तन कर दें, क्योंकि हमें किसी को आंसर नहीं देना, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना। ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, एक पेंडेमिक है, एक ऐसी सामाजिक चुनौती है और सेहत की चुनौती है जिसमें ये सवाल हम पूछने में असमर्थ, और वो अधिकार हमारे डिजास्टर एक्ट में ले लिए गए हैं। हम डिजास्टर एक्ट के तहत रेगुलेट हो रहे हैं और इस समय सरकार के पास अधिकार है कि हमें रोक सकती है वो इन सब सवालों को पूछने के लिए। तो ना तो ये जो श्रम कानून है ये ना इसको, सॉरी मैं शेखर गुप्ता के आर्टिकल को बार बार कोट कर रहा हूँ क्योंकि आपको देखना होगा कि किस रूप में उन्होंने डिफेंड किया है सरकार के नियम को, और कहा है कि ये फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य की तरफ ये जो परिवर्तन है ये भारत को भविष्य की तरफ, ये भारत के भविष्य को सुनहरा करेगा। अब वो किसके लिए सुनहरा करेगा ये आपके सामने स्पष्ट है। तो
मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए कि कोविड के समय में सेहत को लेकर चर्चा, आर्थिक नीति को लेकर चर्चा, श्रमिक और श्रम कानून को लेकर चर्चा को एक खास तरीके से हमारे सामने खड़ा किया गया और इन तीनों में एक जुड़ाव है। वो जुड़ाव ये है कि ये जो इस समय की जो नीति का ढांचा है उसको पूंजी के हक में और बड़े पैमाने पर पहुंचा रही है। अभी तो मैंने ये जो निर्मला सीतारमण जी ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ये 5 अनाउंसमेंट्स किए हैं पॉलिसी के, और उसके अंदर जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के नाम पे किया है और जो किया, जिसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, यानी जो मुनाफाखोरों के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो ये कह रही हैं कि सरकार का जो फिस्कल पैकेज है वो जीडीपी का बहुत छोटा है, बहुत कम है और ये एडिक्वेट नहीं है भारत को की विकास की दर को जो बढ़ावा देने के लिए, जो आगे बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए। और दुनिया के 117 मुल्कों में जिस किस्म की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाया जा रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको अपनी वेबसाइट पर हमारे आगे हर 4-5 दिन में अपडेट करती है, उसमें भारत अलग रुख ले रहा है और अलग दिशा में जा रहा है, बाकियों से हट के, ये मानते हुए कि ये भारत को एक नए सुनहरे दौर में ले जाएगा। तो ये सारे जो नीतिगत परिवर्तन हैं, ये मेरे हिसाब से, जिसको मैं शुरू में कहना चाह रहा था, जिसको मैंने आज के टाइटल में भी रखा है, कि ये कैपिटल और लेबर के, श्रम और पूंजी के संबंधों को नए आयाम पर, नए पैमाने पर पहुंचाने का एक प्रयास है। हमें पता है कि पूंजी का विकास श्रम के द्वंद्व के संदर्भ में होता है, तो ये उस कॉन्ट्रडिक्शन को, उसको और शार्पन करेगा, उसको और एक्सप्लोसिव बनाएगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार इस समय ये करने को, इसको एक मौके के रूप में देख रही है कि वो सारे नीति के परिवर्तन ऐसे करे जो पूंजी की कंट्रोल को, पूंजी की ताकत को और सुदृढ़ करेगी और मजबूत करेगी। और जो हमारी इसकी लड़ने की संभावनाएं हैं, इसको जो चैलेंज करने की संभावनाएं हैं, उसको टैकल करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटैलिटीज हैं, बहुत सारे जरिए। आप एक और बात देखें कि ये पिछले काफी समय से एक दृष्टिकोण चल रहा है, एक बात रखी जा रही है कि जो विक्टिम है वही अपने परिस्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही आपकी वो चाहे हम जब लिंचिंग हुई तो हमें बताया गया कि लिंचिंग का कारण यही है कि पहलू खान पे केस रजिस्टर हो गया, तो पहलू खान खुद अपनी मौत के लिए जिम्मेदार थे। यानी विक्टिम हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज रिस्पॉन्स एज अ परपेट्रेटर, वही अपने ऊपर अपने को नुकसान करने के लिए। या जेएनयू में जो सारा वायलेंस हुआ, उसको लेकर ये कहा गया कि ये जो टीचर्स या जो स्टूडेंट्स ने मार खाई कि वो ही, उन्हीं के एक्शंस, उनको चोट पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक पूरा एक समझदारी बनाई जा रही थी। अब हमें बताया जा रहा है कि श्रम कानून और श्रमिक की जो जिस तरीके से वो चल रहा है सारा मामला, वही अपनी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है। इसका एक फायदा ये है, सबसे बड़ा है, कि ना केवल पास्ट में श्रमिक ने कीमत अदा की, अब भविष्य में भी कोविड से उभरने के लिए भी श्रमिक को कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये संदेश साफ है, क्योंकि उनकी परिस्थिति जो पास्ट में थी, जो भविष्य में थी, जो पहले थी, वो परिस्थिति उन्हीं के, जो परिस्थिति है उसी के कारण थी। और ये अगर उनकी परिस्थिति बदलनी है तो उनके जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जिसके अंदर वो रह रहे थे, उनको परिवर्तित करना होगा। तो ये एक कॉमन अप्रोच है। तो ये कॉमन अप्रोच अब कोविड का मौका इस्तेमाल कर फंडामेंटली लेबर के संदर्भ में भी अप्लाई की जा रही। ये मतलब ये और भी बहुत सारी चीजों में अप्लाई हो रही थी। इसकी सेकेंड डायमेंशन में ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये विक्टिम को परपेट्रेटर की तरह हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। दूसरा, मैंने जो पहले शुरू में बात कही थी कि ये ऐसी संभावनाएं पैदा करता है कि सरकार को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कोविड के दौरान सरकार के फेलियर को, क्योंकि ये सब कुछ जो अनुभव किया है लोगों ने, ये पास्ट का, ये पहले के जो परिस्थितियां रही हैं, जो हमने पहले चीजें ठीक नहीं की थी, उनको ठीक करेंगे तभी ये स्थिति बेहतर होगी। एक और जो तीसरी बात इसमें निकल के आ रही है कि हम चाहे देखें वो सीए को लेके या उससे पहले, राजनीति इस तरह की रही है कि जो श्रम और पूंजी के बीच का द्वंद्व है
वो श्रम और पूंजी के बीच का द्वंद्व ना रहकर कोई और रूप धारण करे, चाहे वो रीजन का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो कास्ट का हो। तो यानी उन कॉन्ट्रडिक्शंस को अलग फॉर्म्स देने का लगातार प्रयास रहा और उसकी पूरी राजनीति उसके आधार पर रही। अब मेरे समझ में मैं ये प्रयास ये कर रहा हूँ आपके सामने, ये एक्चुअली मेरा हाइपोथेसिस है, ये हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि क्या ये ठीक है, क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो ये सरकार की बातें हमने की कि उसने सारे जो परिवर्तन किए हैं और जो ये जिस तरीके से जो नीति के ढांचा बदल रही है, उसके पीछे सरकार की क्या समझ। हमें तो पता है कि उसकी क्या खामियां हैं, हमें ये पता है कि ये पूंजी के हक में है और वो सारी चीज हमें पता है। हम क्या नया समझ रहे हैं इस नई संदर्भ में, ये मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, थोड़ी एनर्जी लगानी चाहिए ये समझने के लिए कि हाउ डज इट एड अप नाउ फॉर अस। और मुझे लगता है कि उसमें एक लग रहा है कि मुझे ये मैं केवल एक हाइपोथेसिस के तौर पे प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक नया डिवाइड श्रमिक वर्ग में भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जितना अभी तक डिवीजन था, हमें पता था कि रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर जो विभाजन है, खेती और गैर खेती क्षेत्रों में है, और इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर। और ये मुझे लग रहा है कि सरकार एक प्रयास कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार सक्सेसफुल हो जाएगी, कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का जो पूरा ढांचा है जिसके अंदर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होता है, उसमें भी कोई फंडामेंटल चेंज करना चाहती है, जिस किस्म से मजदूर वर्ग का पलायन वो अलाउ कर रही है। वो ये कह रही है कि जो मजदूर ने जो शहरों के तरफ पीठ दिखा रहा है, और मैं समझता हूँ कि कल परसों एक चर्चा में जैन ब्रीमन ने कहा कि ये जो उसका पीठ दिखाना है ये मजदूर की एजेंसी है, ये उसकी चुनौती है शहर की तरफ या पूंजी की तरफ, और ये उसका विक्टिमहुड नहीं है, ये उसका निराशाजनक वापसी नहीं है, बल्कि उसका रिजेक्शन है कि वो इस किस्म की अनुभव को छोड़कर वो जा रहा है और वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता है। ये एक दृष्टिकोण हो सकता है, पर मैं ये लगता है कि सरकार क्यों कर रही है, मैं सरकार के बिहाफ पे सोचना चाहता हूँ। मुझे लगता है सरकार जो है जो उत्पादन का पूरा ढांचा है, खासतौर से उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर में, उसमें एक अटेम्प्ट कर रही है कि जो बड़ी पूंजी है उसका हिस्सा बहुत बड़े पैमाने पर बढ़े। यानी जो पूंजी है वो अपने को रीऑर्गेनाइज करे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में जो अभी भी शेयर के तौर पर तो बिग कैपिटल का शेयर बहुत बड़ा है, पर गिनती के तौर पर स्मॉल और मीडियम कैपिटल बहुत बड़े पैमाने पर एग्जिस्ट करता है। पर शायद सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर इस तरीके से रीऑर्गेनाइज हो, रीस्ट्रक्चर हो, संयोजित हो कि जिसमें कि बड़े कैपिटल का, बड़ी पूंजी का जो दबदबा है वो बढ़े, और वो जो बड़ी पूंजी, जो बड़ा कैपिटल है, वो लेबर को एंगेज करे नई टेक्नोलॉजी के साथ, आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ, वगैरह वगैरह। और भारत की जो मांग का बड़ा हिस्सा है वो इस किस्म के उत्पादन से उसकी पूर्ति है। और इस किस्म के उत्पादन के लिए जिसको हम कोर लेबर कहते हैं, श्रमिकों को एक छोटा वर्ग जो इस आवश्यकता को पूरी करता है, उसके संग पूंजी पार्टनरशिप में आए। बाकी जो श्रमिक वर्ग है, जिसको जैसे एग्रीकल्चर में पहले था, जिसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या सरप्लस लेबर या अंडर एम्प्लॉयड, वो जो एग्रीकल्चर की लेबर थी जो सरकार को या पूंजी को अपने रिप्रोडक्शन के लिए उसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है, उसकी गिनती बढ़ जाए। यानी ये सरकार की जो पूंजी का रिप्रोडक्शन है, पूंजी का जो विकास है, वो ये कोर लेबर के साथ चल सके, और जो लेबर सरकार के ऊपर या पूंजी के ऊपर बर्डन है वो वापस छोटे शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में चली जाए और वहां पर सब्सिस्टेंस करके सरवाइव करे, यानी प्योर सर्वाइवल करे। वो अंडर एम्प्लॉयड हो, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के संग जुड़ी रहे, वो वहां पर रहे, और उसका इतने बड़ी तादाद में पलायन ना हो। तो यानी श्रमिकों के बीच में एक विभाजन की, एक कोर लेबर और एक सो कॉल्ड कोटेशन मार्क्स में रेजिडुअल लेबर या सरप्लस लेबर, जो बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में बसी रहे, और वहां पर उसका पालन पोषण, यहाँ तो उसकी जीविका वहीं पर छोटी मोटी एक्टिविटी से इतनी आ जाए कि उसको रोटी मंजूर हो,
या दूसरा, मेरे को लगता है कि सरकार इसके लिए भी तैयार होगी कि आने वाले समय में सरकार उनको वहां पर पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक राशन के माध्यम से उनको राशन या उतनी बेसिक सुविधाएं जितनी जिंदा रहने के लिए उनके लिए आवश्यक है वो उन तक पहुंचाए। यानी सरकार उनको सबसिस्टेंस के लिए जो संभावना, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर दे, लेकिन अधिकार के तौर पर उनको कुछ ना दे। तो श्रमिक वर्ग के अधिकारों को कमजोर करके उनको ब्रीमन कहते हैं न्यू बॉन्डेज ऑफ लेबर, यानी एक नए किस्म का बॉन्डेज लेबर के संग विकसित करे, जो ये छोटे शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये रेजिडुअल लेबर है, जो सबसिस्टेंस लेबर है, जो बड़े पैमाने पर पलायन करके यहाँ से लेबर जा रही है, उसका एक बहुत बड़ा तबका जो वहीं रह जाए और वहीं रहे, और जो एक स्किल्ड और लिमिटेड लेबर फोर्स है वो शहरों में, बड़े उद्योगों में, सर्विस सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी में एसोसिएट हो, आए और पूंजी के संग पार्टनरशिप करे और उनके अधिकार को सरकार को देने में कोई दिक्कत ना हो। यानी श्रमिकों के बीच में एक विभाजन को और बढ़ा के एक नया रूप देके, एक नया स्वरूप देके, अभी तक जो लेबर का जो डिबेट था उसमें था कि साहब वो सारे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को एक तरीके का बनाना चाहती थी, एक रूप में बनाना चाहती थी, इसलिए लेबर लॉस को डाइल्यूट कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे सरकार को एक बड़ा तबका पैदा करेगी जिसके कोई राइट्स नहीं है, जिसके कोई एंटाइटलमेंट्स नहीं है, श्रमिकों के बीच में भी। अभी तक तो उसको वो रिलीजियस राइट्स में कह रही थी कि सिटीजन कौन होगा, नहीं होगा, ये सिटीजन के अधिकार हैं, जो सिटीजन नहीं है, जो डाउटफुल सिटीजन है उसके अधिकार नहीं है। तो जो रेजिडुअल लेबर है, जो कोट एंड कोट डाउटफुल लेबर है, कमजोर लेबर है, उसके अधिकार नहीं है। हाँ, जो लेजिटिमेट लेबर है, जो रिक्वायर्ड लेबर है, वो उसके एंटाइटलमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, पर ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी लेबर है उसकी हम जिम्मेदारी नहीं, उनको हम सबसिस्टेंस, उसको सरकारी स्कीमें बनाकर, उनको डिपेंडेंट बनाकर अपने पे, अपनी पेट्रनेज में, अपनी छत्र छाया में हम पालेंगे और आप वहां रहें और हम आपकी बेसिक जरूरतों को पूरा करेंगे। और वो पॉलिटिकली भी एडवांटेजेस हो सकता है, क्योंकि अगर हम आपको पेट्रनेज में ला रहे हैं तो उसके लिए हमें इलेक्टोरल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। ये मतलब ये मैं एक हाइपोथेसिस के तौर पर यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये IPF का पहला सेमिनार है और हमें इसको हाइपोथेसिस को डिस्कस करना चाहिए वेरियस किस्म के, कि जो ये सरकार इस समय पूरी अप्रोच कर रही है, ये बिजनेस एज यूजुअल है, यानी ये पूंजी का वो रूप है जो पास्ट में था वही चल रहा है, या बिजनेस एज यूजुअल में नए ट्विस्ट, नए टर्न, नई चीजें, नए तरीके, नई चुनौतियां हमारे लिए पैदा कर रही। क्योंकि जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो श्रमिक संगठनों का रिस्पॉन्स है, वो इस समझ के लिए, वो उसके लिए बहुत ये समझ इंपॉर्टेंट है कि ये परिवर्तन को हम कैसे समझ रहे हैं। ये श्रमिकों के हक में नहीं है, ये तो हमें पहले भी पता था, आज भी पता है, पर किस किस्म के विभाजन कर रही है, किस किस्म की नई चुनौतियां पैदा करेगी, पूंजी में किस किस्म के नए संबंधों को लाएगी, पूंजी और श्रम के बीच में किस किस्म के नए संबंधों को लाएगी, ये महत्वपूर्ण है। एक और सवाल है जिसका मेरे पास बिल्कुल भी कोई उत्तर नहीं है, हाइपोथेसिस भी नहीं है यहाँ रखने के लिए, कि भारत जो राष्ट्र इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से पूंजी अपने को रिस्ट्रक्चर करेगी कोविड के बाद, बिकॉज ये जब ये सारी दुनिया इस समय स्लो डाउन का अनुभव कर रही है, इस स्लो डाउन से, इस रिसेशन से जब दुनिया उभर के आएगी तो कौन से मुल्क ताकतवर होंगे, कौन से मुल्क कमजोर होंगे, और भारत उसमें अपने को कहाँ अलाइन कर रही है, या क्या किस तरीके से विजुअलाइज कर रही है उस अलाइनमेंट को, वो भी हमें समझना होगा अपनी चुनौतियों को बेहतर समझने के लिए। उसके बारे में मैं कोई हाइपोथेसिस प्रपोज नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक इंडियन स्टेट का सवाल है और इंडियन कैपिटल के अपने रीऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, मुझको लगता है कि पूंजी अपने एक नए पड़ाव में एंटर करने का प्रयास कर रही है, अपने को रिप्रोड्यूस करने के लिए एक नया स्वरूप बनाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि हमें पता है कि कोविड से पहले ही विकास की दर बहुत कमजोर हो चुकी थी और हिंदुस्तान बहुत गंभीर परिस्थिति में था, और जिन चीजों में भारत का विश्वास था, भारत के नीति निर्धारण करने वाले लोगों का विश्वास था, कि वो क्या विश्वास था कि प्राइवेट निवेश जो है, निजी निवेश है, उसके माध्यम से विकास हो सकती है, एक्सपोर्ट्स के माध्यम से विकास हो सकता है, वो सारे मेथड्स फेल हो रहे थे। और जो विकास भारत का 5% के आसपास आ रहा था कोविड से पहले, वो विकास केवल सरकारी व्यय से आ रहा था, जिसको कि सरकार कभी भी उचित नहीं समझती थी। तो यानी सरकार की जो इंस्ट्रूमेंट्स या ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ हैं, वो ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ सरकार के विश्वास के हिसाब से वो डिलीवर नहीं कर रहे थे। नए रास्ते, नई तरीके पूंजी को अपने को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपनी क्राइसिस को ओवर करने के लिए
पूंजी एक्सप्लोर कर रही थी, सरकार पूंजी के बिहाफ पे एक्सप्लोर कर रही थी, और ये सरकार का एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट कितनी दूर तक जाएगा, कहाँ फेल होगा, ये क्या परिस्थिति पैदा करेगा, ये मेरे को कोई इसका अंदाज नहीं है। मैं केवल एक हाइपोथेसिस के तौर पे, एक चर्चा के तौर पर, एक सवाल के तौर पर आपके आगे रख रहा हूँ कि हमें जो कोविड के समय, चाहे वो इकोनॉमी को लेके है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर ना चर्चा को लेके है, श्रम और श्रम कानूनों को लेकर है, जो इकोनॉमिक पैकेज दिया जा रहा है उसको लेके है, ये जो सारे, और जो नीति के ऊपर संस्थागत नीति परिवर्तन हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी चेंज जो हो रहा है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इनको जोड़कर हम किस रूप में देखते हैं कि हम किस दिशा में, किस दृष्टिकोण में, किस दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण होगा कि हम ये सवाल खोलें और एक्सप्लोर करें कि हम अपने लिए क्या नई चुनौतियां देखते हैं। वो इस पर स्पष्ट होगा कि हम सरकार या पूंजी किस किस्म से अपने को रिस्ट्रक्चर कर रही है कोविड के मौके को इस्तेमाल करते हुए। इसके बारे में हम एक सामूहिक समझ बनाएं, और इस समझ को बनाने में कुछ बेसिक पॉइंटर्स, कुछ मुख्य बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं। पिछले 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी यह बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। इस पे आने वाले समय में भी AIPF और चर्चा करेगी, और हमें लगता है कि हमें इस सवालों को और आगे और खोलना होगा, और शायद अपनी समझ को भी सुधारना और बेहतर और पैना करना होगा। पर एक लाइन में ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडियन स्टेट अपने को रीऑर्गेनाइज कर रही है, रिकॉन्फिगर कर रही है, नए तौर पे खड़े करने का प्रयास कर रही है, और नए किस्म के संबंध, मित्रताएं बना रही है। हमें समझना होगा कि हमें किस किस्म की नई मित्रताएं और नई चुनौतियां देखनी है, और अपने को किस रूप में संगठित करना है। धन्यवाद।